अच्छा, जो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हेन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स आर ग्रुप टुगेदर दे मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एन एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी से हमारे पास इफ आर टॉकिंग अबाउट सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम एलिमेंट बहुत सारे सोडियम एटम से मिलकर बना हुआ होता है। इफ यू गाइस रिमेंबर कि इन वेरी फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैटर। and all matter is made up of elements and all elements are made up of their respective type of atoms. If you're talking about sodium element, then sodium element means के इसमें बहुत सारे सोडियम के एटम्स होंगे। बहुत सारे सोडियम के एटम्स एक जगह पे जब एक साथ रख दोगे तो वो मिलके क्या बना लेंगे? सोडियम एलिमेंट। इसी तरह अगर हम बात करें गोल्ड एलिमेंट की, तो इसमें बहुत सारे गोल्ड के एटम्स होंगे। गोल्ड के एटम का सिंबल होता है Au, right? When many gold atoms are together, they make up a gold element. So both sodium element and gold element are made up of atoms. However, there is a difference between these atoms in the terms of subatomic particles. सोडियम के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अलग है। गोल्ड के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अलग है। An element is identified by its proton number or atomic number. Sodium has an atomic number of 11. It means sodium, all the atoms of sodium has 11 protons in its nucleus. Similarly, gold का जो atomic number है that is 79. It means के all the atoms of gold has 79 protons in their nucleus. Right? यहाँ तक बात क्लियर है? अब एलिमेंट्स को डिफाइन करना एलिमेंट्स को डिफाइन करना हमारे लिए आसान हो गया है क्योंकि हम एलिमेंट्स की इनसाइड समझ गए। अब एलिमेंट्स को ना दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है। There are two definitions for element that are usually given in the books and both are correct and both show the same thing. The element first definition is when same type of atoms are grouped together they form elements. When same when same types of atoms are grouped together they form an element. For example, when all many sodium atoms combine together they form sodium element. Combine together means they are together, एक साथ ही है। सोडियम एटम है और उसके अलावा कुछ नहीं। When many gold atoms are together they form a gold element. When many carbon atoms are together they form a carbon element. ठीक है, so far so good. Anything you need to ask up till here? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? अच्छा जी, एक और डेफिनेशन है एलिमेंट्स की जो कि बहुत कॉमन डेफिनेशन है, अक्सर बुक्स में लिखी हुई होती है। तो किसी ने कभी सुनी है वो डेफिनेशन? कोई बताना चाहेगा? जी, अयान, आयशा, हिबा, अब्दुल्ला, समामा, बुक में कोई डेफिनेशन प्राइमरी क्लासेस में एलिमेंट्स की कोई और डेफिनेशन आपने कभी पढ़ी है या याद की है? नहीं सर। नहीं की? अच्छा, तो देखो एलिमेंट्स की ना एक और डेफिनेशन होती है, व्हेन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर दे फॉर्म एन एलिमेंट। ये डेफिनेशन समझ तो आती है ना? देयर इज अनदर डेफिनेशन जो कि थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे कि समझे। वो डेफिनेशन क्या है? An element is a simpler substance which cannot be split into two or more simpler substances. तो एलिमेंट की एक और डेफिनेशन होती है, लिख भी लेना साथ साथ प्लीज। An element is a pure simpler substance which
cannot be split into two or more simpler substances. अच्छा देखो इस बात का क्या मतलब है, मतलब लिटरल मीनिंग इस बात का तो ये होता है ना कि भाई एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, स्प्लिट मींस ब्रोकन डाउन. if you take the literal meaning out of it, it means कि you cannot break down the element, मतलब आप तो तोड़ नहीं सकते. However, if I give you a gold bar, the gold bar समझते हो, एक gold की stick है आपके पास. A gold stick will have many gold atoms in it, right? तो क्या आप उसको कभी ब्रेक नहीं कर सकते हो गोल्ड बार को? You can break it, right? आप उसको तोड़ सकते हो ना? You can break it into two pieces. तो भाई डेफिनेशन ये क्यों कह रही है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस? बेसिकली डेफिनेशन में देखो इट कैन बी ब्रोकन डाउन, हाउएवर इफ यू ब्रेक इट डाउन, लेट्स से इफ यू आर ब्रेकिंग इट डाउन लाइक दिस, तो दोनों साइड्स अलग अलग जो होंगी, तो बोथ द पीसेस विल हैव गोल्ड एलिमेंट्स, मतलब दोनों के पास, दोनों पीसेस के बाद गोल्ड के आइटम्स ही है ना. तो ऊपर वाला जो बार था वो गोल्ड का बार कहला रहा था, इट वाज गोल्ड एलिमेंट. व्हेन यू हैव ब्रोकन डाउन इट इनटू टू पीसेस, तो क्या वो कुछ अलग चीज बन गई है? हाँ, साइज डिफरेंट हो गया है, लेकिन दे बोथ विल बी कॉल्ड एज गोल्ड एलिमेंट. ऐसा ही है ना, दोनों का नाम क्या होगा? गोल्ड एलिमेंट ही होगा ना. साइज बेशक डिफरेंट है बिकॉज जी. सर मगर सर हम एक सिर्फ एक एटम तक छोड़ दें सर, उसको काट काट के सिर्फ एक एटम रह जाएगा सर. फिर जब सर फिर एक तो ये एटम भी रह definition क्या? जाएगा ना गोल्ड का, तो वो भी फिर गोल्ड ही कहलाएगा. हाउएवर उस एटम को भी अगर तोड़ दो उसके न्यूक्लियस को, तो फिर वो गोल्ड नहीं है. एलिमेंट कब तक है? इज अ अच्छा प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. मतलब जब एलिमेंट को आप ब्रेक करोगे, मतलब टूट तो हो सकता है, लेकिन टूटने के बाद कोई और नई चीज नहीं बना सकता, ये मतलब है डेफिनेशन. इसको गोल्ड बार को तोड़ोगे तो दो गोल्ड, दो जो पीसेस उसके होंगे वो दोनों गोल्ड कहलाएंगे, ठीक है. अब फिर आप और फर्दर उसको ब्रेक करो तो और दो पीसेस हो जाएंगे, तो वो दोनों पीसेस भी गोल्ड ही कहलाएंगे. इतना क्या आप ब्रेक करो कि आप करते 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 एक एटम तक पहुंच जाओ, जो कि इम्पॉसिबल है पहुंचना, लेकिन लेट्स से कि हम पहुंच गए, तो वो भी गोल्ड एलिमेंट ही कहलाएगा क्योंकि वो गोल्ड का ही एटम. तो यू कैन नॉट ब्रेक डाउन एन एलिमेंट टू मेक समथिंग एल्स. हाँ, अगर आप इस एटम को पकड़ के, जो कि पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इसका न्यूक्लियस स्प्लिट करना शुरू कर दो, तो फिर वो कोई और एलिमेंट का एटम बन जाएगा. सर मगर ऊपर वाली डेफिनेशन सर आपने बताया था कि एलिमेंट होने के लिए दो एटम्स होना जरूरी है, तो सर इधर तो एक एटम है. देखो एलिमेंट्स होने के लिए गोल्ड का, अगर किसी भी एलिमेंट का एक भी एटम है ना, तो वो अपने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आर ग्रुप टुगेदर दे विल फॉर्म एन एलिमेंट. अगर सोडियम का एक एटम भी रखा हुआ है ना, तो वो अपने सोडियम एलिमेंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सोडियम एलिमेंट ही है, ठीक है. जब बहुत सारे सोडियम एटम एक जगह पे एक साथ आके जमा हो जाएंगे, तो वो भी सोडियम एलिमेंट कहलाएगा. तो जरूरी नहीं है कि किसी एलिमेंट में एक ही एटम हो, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली एक तो बहुत छोटा होता है ना, एक की तो हम बात ही नहीं करते, वो मिलियंस में ही होते हैं हमेशा से. लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि अगर एक एटम भी मैं अलग करके रख दूं सोडियम का, तो कैन वी कॉल इट अ सोडियम एलिमेंट? यस, वी कैन कॉल इट अ सोडियम एलिमेंट बिकॉज दैट एटम इज फ्रॉम सोडियम एलिमेंट, राइट. जी सर. चले आगे. बाकी सबको बात समझ आई? आयशा, हिबा, समामा, अब्दुल्ला. ओके गुड. तो देखो हम किसी भी मैटर को, मैटर हमें पता है कि एलिमेंट से बना हुआ होता है, सब कुछ एलिमेंट से बना हुआ है. हम मैटर्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, वन इज प्योर मैटर एंड द अदर इज इम्प्योर मैटर. व्हाट इज मेंट बाय प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर? देखो केमिस्ट्री में प्योर और इम्प्योर का मतलब डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द रियल वर्ल्ड.
फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन टाइप ऑफ मैटर ओनली, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ना कि मेरे पास आयरन है, आयरन जो लोहा होता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास प्योर आयरन है, तो प्योर आयरन का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन एलिमेंट के ही एटम्स होने चाहिए, मतलब आयरन ही हो और कुछ ना हो। लेकिन अगर मैं इस आयरन के अंदर कुछ गोल्ड को मिक्स कर दूं, तो वैसे तो गोल्ड तो अच्छी चीज है ना, महंगी चीज है, लेकिन अगर मैं आयरन के अंदर गोल्ड को मिक्स करूंगा ना, तो वो फिर प्योर मैटर नहीं कहलाएगा, वो इम्प्योर मैटर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर अगर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें, तो वो प्योर मैटर है। लेकिन अगर वाटर के अंदर मैं चीनी डाल दूं, शुगर डाल दूं, यू कैन ड्रिंक इट, बट एज पर केमिस्ट्री दैट वुड बी कॉल्ड एज इम्प्योर मैटर, क्योंकि अगर प्योर मैटर वो होता है जिसमें आप जो मैटर है सिर्फ वही हो। सही है, अगर आप वाटर की बात करो तो सिर्फ वाटर ही हो, वाटर में और कुछ मिक्स ना हुआ हो, दैट इज प्योर मैटर। अब आप वाटर में सैंड मिक्स कर दो, चाहे शुगर मिक्स कर दो, चाहे हनी मिक्स कर दो, चाहे वो ईटेबल हो या ना हो, चाहे वो साफ हो या गंदा हो, बट इफ यू हैव मिक्स्ड एनीथिंग इनटू वाटर, दैट वाटर वुड बी कॉल्ड एज इम्प्योर मैटर एज पर द रूल ऑफ केमिस्ट्री। आपको वो लेडी लाइफ में नहीं, गंदा अच्छा नहीं होता इम्प्योर प्योर। प्योर मैटर क्या होता है, जब एक ही तरह की चीज एक साथ हो। अब अगर मेरे पास सैंड है, सैंड के अंदर अगर मैं गोल्ड मिक्स कर दूं, तो सैंड इम्प्योर हो जाएगी, क्योंकि सैंड का एक अपना फॉर्मूला है, गोल्ड का एक अपना फॉर्मूला है, तो गोल्ड भी इम्प्योर हो जाएगा, सैंड भी इम्प्योर हो जाएगी। बात समझ आई? जी सर। जी सर। अच्छा, प्योर मैटर में हमारे पास एलिमेंट्स भी आते हैं। एलिमेंट्स अभी हमने देखा, एलिमेंट्स में हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं मेटल्स और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। अब मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में मेटल्स को देखो, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मटेरियल मेटल यूज होता है, दीज आर नोन एज मेटल्स। मेटल्स आप जैसे मेटेलिक रॉड हो गए, आपके जो घरों के दरवाजे होते हैं, गाड़ी की बॉडी होती है, दीज आर ऑल मेटल्स। तो इनकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल में जैसे प्लास्टिक्स होती है, वो नॉन मेटल है, इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो ये भी हम जाहिर है केमिस्ट्री में ये डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। और इम्प्योर मैटर कब बनते हैं, जब मिक्सर बनाते हो। जैसे वाटर जो है ना, वो एक प्योर मैटर है, शुगर जो है वो एक प्योर मैटर है, लेकिन वाटर के अंदर जब शुगर डाल दोगे तो आप बना देते हो मिक्सचर, और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर मैटर है। सही है? मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का क्या मतलब है? देखो, अगर फॉर एग्जांपल हम वाटर वाटर जो है उसकी स्टेट, अभी स्टेट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको तो आइडिया ना कि वाटर की जो स्टेट होती है वो होती है लिक्विड, ठीक है। और उसके अंदर अगर मैं रूह अफ़ज़ा को डाल दूं, तो रूह अफ़ज़ा की स्टेट भी क्या होती है, लिक्विड। जब दोनों लिक्विड आपस में मिक्स होंगे तो ऐसा मिक्सचर होगा होमोजीनियस मिक्सचर। नॉन होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे लिक्विड में, वाटर इज अ लिक्विड, उस लिक्विड में मैं शुगर को डाल दूं, एंड शुगर इज अ सॉलिड, राइट। तब लिक्विड में, वाटर इज अ लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड को मिक्स किया, मिक्सचर बनाया, दैट इज कॉल्ड एज नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। ये आगे भी देखेंगे, ये थोड़ी सी कैटेगराइजेशन है इस चैप्टर में, यही आगे देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? आयशा, हिबा, बेटा मुझे रिप्लाई करो चैट में। जब तक आप क्लियर नहीं कहोगे तो हम आगे इस तरह से बढ़ते रहेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। आयशा, सर एक हिबा, सवाल था सर। समामा, जी बेटा बोलो। सर नॉन होमोजेनियस में हम शुगर डाल रहे हैं सर, तो वो नॉन होमोजेनियस है, लेकिन सर रूह अफ़ज़ा डाला तो सर उसमें भी तो शुगर होती है ना सर, बात तो वही हुई। हाँ बिल्कुल होती है। मैं रूह अफ़ज़ा जिस, अगर शुगर को मेल्ट करके लिक्विड बना के डाल दो, तो जो मिक्सचर होगा वो नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस कहलाएगा, क्योंकि दोनों जो चीजें आपने मिलाई हैं उन दोनों की एक ही स्टेट है। सही है, रूह अफ़ज़ा में शुगर जो है वो लिक्विड अच्छा। शुगर है, ठीक है, मिक्स हुई हुई, डिजोल्व हुई हुई है। सही है, हमारा सवाल सही है। अभी आगे जाके और चीजें क्लियर होंगी, ये वाली जब एग्जांपल्स देखोगे ना इनकी, तभी तो आपने बहुत सिंपल सी एग्जांपल देखी है, और ज्यादा एग्जांपल्स देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। सही है और सर। कुछ? और कुछ पूछना है किसी को?
चलो, अच्छा, एलिमेंट की एक डेफिनेशन और है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम। देखो तीनों डेफिनेशन का एक ही मतलब है, आपको जो इजी लगे आप याद कर लो। ये सबसे इजी डेफिनेशन है कि एक ही तरह के एटम मिलके एक एलिमेंट बनाता है। जैसे बहुत सारे सोडियम एटम्स मिलके सोडियम एलिमेंट बना लेंगे, बहुत सारे कॉपर के एटम्स मिलके कॉपर एलिमेंट बना लेंगे, बहुत सारे गोल्ड के एटम्स मिलके गोल्ड एलिमेंट बना लेंगे। ठीक है, कार्बन इज मेड इंटायरली फ्रॉम कार्बन एटम, सोडियम इज मेड इंटायरली फ्रॉम सोडियम एटम, गोल्ड इज मेड इंटायरली फ्रॉम गोल्ड एटम्स। तो ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट और मिक्सचर्स क्या है? जब हम दो चीजों को मिलाते हैं और आपस में वो मिक्स हो जाती है। मिक्सचर और आगे अच्छा समझ आएगा, अभी समझना है कंपाउंड। बेसिकली कंपाउंड क्या होता है? देखो हमारे पास एलिमेंट्स तो लिमिटेड है, लेकिन मैटर हमारे पास बहुत ज्यादा है। जैसे वाटर है ना, वाटर को हम कंपाउंड कहते हैं, H2O। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर। डेफिनेशन पे जरा गौर करना और समझने की भी कोशिश करना। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स केमिकली combine together, they form a compound। अच्छा, देखो हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H। एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका सिंबल है O। हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात हुई थी कि जो एलिमेंट्स हैं, those elements which do not have complete outermost shell, they either lose or gain electrons in order to complete their octet, स्टेबल होने के लिए। ऐसा ही था ना, आयंस जो बना रहे थे वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर रहे थे या गेन कर रहे थे। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, याद रखना। हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, हमने दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। chemical properties were depending upon number of electrons and physical property depends upon mass and charge। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जा रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स दो एटम आपस में उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हो। मतलब इन नटशेल अभी आपको ये याद रखना है कि जो एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑफ कोर्स कोई ऐसा एटम नहीं है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। तो when electrons are involved, जब कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से आगे पीछे हो रहे होते हैं, या ट्रांसफर हो रहा होता है, या शेयरिंग हो रही होती है, तो केमिकल रिएक्शन होता है। ये डेफिनेशन नहीं है केमिकल रिएक्शन की, वो हम बाद में लिखेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि एटम्स आपस में केमिकली रिएक्ट कैसे करते हैं, थ्रू देयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इंसान आपस में ट्रेड करते हैं ना, कैसे ट्रेड करते हैं? कोई इंसान गुड्स देता है तो उसके बदले में दूसरा इंसान उसको पैसे पे करता है। इसी तरह एटम्स, किसी भी दो एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दे रिएक्ट थ्रू ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर वो केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं। these two एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम जो कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम जो कि ऑक्सीजन एटम है, these two react together by the exchange of electrons and they chemically combine together। इसको हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकली कंबाइन टुगेदर। राइट, जब ये केमिकली कंबाइन हो जाते हैं ना, तो देखो क्या होता है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। हाइड्रोजन गैस होती है, फ्यूल होती है, जलती है ये। जैसे
कुकिंग गैस जलती है ना, पेट्रोल जलता है, वैसे हाइड्रोजन गैस भी जलती है। क्या इसको इनहेल करना पसंद करोगे तुम? आपको पता है जैसे कुकिंग गैस है, मीथेन है, जो घरों में चूल्हे में आती है, क्या उसको इनहेल करना पसंद करोगे? नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है, फॉर्मूला इज O2, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए। क्या हाइड्रोजन को अलग से मैं कहूँ कि इनहेल कर लो, या ऑक्सीजन गैस को अलग से इनहेल कर लो और अपनी प्यास बुझा लो? इज इट पॉसिबल? हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि आप हाइड्रोजन गैस को मैं कहूँ कि इनहेल कर लो, उसको स्मेल कर लो, ऑक्सीजन गैस को स्मेल कर लो, इनहेल कर लो, और आपकी प्यास बुझ जाएगी? कभी नहीं होगा। लेकिन देखो, जब ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दे मेक अप वाटर। वाटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एंड इट मेक्स अप वाटर। अब जो वाटर की प्रॉपर्टीज है ना, these are entirely different from their individual element from which they are made. वाटर बना हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन वाटर बनने से पहले हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज थी, वो वाटर की प्रॉपर्टीज नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, यू नो व्हाट गैस इज, एंड वाटर इज लिक्विड। ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास मैटर बना हुआ है। समझ आई कुछ बात? वाटर के बगैर तो कुछ भी नहीं चलेगा आगे। सर तो सर वो आयंस बन गए सर। तो सर वो जो आयंस बने हैं सर, हम उसे भी जी, कंपाउंड कहेंगे। अरे सर, ये हाइड्रोजन बिल्कुल। कहाँ से आता है? जैसे कि ऑक्सीजन गैस हमें एयर में मिल जाती है, बाकी सर हाइड्रोजन कहाँ पर मिलती है? देखो, ऐसा है कि हाइड्रोजन जो है ना, एयर में नहीं होती, एयर में सिर्फ ऑक्सीजन होती है। अभी जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, अब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं कि हाइड्रोजन आपका सिर्फ मिलता है में। केमिकल रिएक्शंस हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं और बनाते हैं, लेकिन डायरेक्टली हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में मिलती नहीं है। वो आपको हाइड्रोजन एलिमेंट जो है ना, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ मिलता है, ज्यादातर वाटर की फॉर्म में। अब पहला सवाल, अब ये सवाल आता है ना जहन में कि दुनिया का जो सबसे पहला वाटर बना होगा, उसका हाइड्रोजन तो कहीं ना कहीं से आया होगा ना। जो दुनिया का सबसे पहला वाटर बना, उसका ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं से आया होगा। चलो, ऑक्सीजन तो आपने कहा कि एयर पहले बन गई थी, तो एयर में ऑक्सीजन थी, लेकिन दुनिया का जो पहला वाटर मॉलिक्यूल बना है, उसमें हाइड्रोजन कहाँ से आया? जब हाइड्रोजन है ही नहीं एयर में। तो देखो, ये तो फिर आगे पीछे, इसके पीछे तो बहुत सारी थ्योरीज है ना, बिग बैंग थ्योरी भी आ जाती है और डिफरेंट थ्योरीज भी आ जाती हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स आखिर बने कहाँ से, कहाँ से। हम तो अभी तक इसको डिस्कवर कर रहे हैं ना, लेकिन ये एलिमेंट किस तरह से बने, उसके पीछे कोई एक थ्योरी नहीं है, उसके पीछे ना फिर बहुत सारी थ्योरीज हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट की। उसमें से जो सबसे बस सर प्रोमिनेंट अल्लाह ने थ्योरी है बना वो है। दिया, और क्या। हाँ, साइंस जो है ना, उसको फिर आपको पता है कि साइंस एक्सप्लेनेशन मांगती है ना, तो हर चीज की एक्सप्लेनेशन भी है, जिस और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना, फिलहाल बिग बैंग है। ठीक है, बाकी सब पूरी कायनात तो अल्लाह ने ही बनाई हुई है, इस पे हमारा बिलीव है। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़े। जी। यस सर। जी सर। अच्छा भाई।
अब देखो हमारे पास ना दो तरह के चीजें होती हैं, एक ना मॉलिक्यूल है, एक का नाम, और एक का नाम कंपाउंड है। अब एग्जैक्टली तो आपको ना, जैसे ये ना मॉलिक्यूल को कहते हैं इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, सिमिलर और डिफरेंट। देखो अगर फिर कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड भी तो यही है ना, अगर मैंने वाटर को भी तो कंपाउंड बोला ना, कंपाउंड का नाम दिया। तो होता क्या है कि आपने देखो इसके पीछे ना काफी डिबेट है कि आप मॉलिक्यूल को किस तरह से डिफाइन करें और कंपाउंड को किस तरह से डिफाइन करें, इनमें फर्क क्या है। तो इनका फर्क जो है ना वो आपको नेक्स्ट चैप्टर O2, तो इसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको हम लिखते हैं O2, दिस इज नोन एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अच्छा, वाटर को भी हम लोग जो है कंपाउंड मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं, सही है। वैसे यूजुअली वाटर को हमें कहना चाहिए मॉलिक्यूल, लेकिन वाटर को कहीं कहीं बुक्स में कंपाउंड भी कहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, वो आपसे कभी भी ओ लेवल में ना डेफिनेशन भी नहीं पूछता इसलिए कि मॉलिक्यूल को डिफाइन करो या कंपाउंड को डिफाइन करो, तो पूछता भी नहीं है इस वजह से। बहरहाल तो दोनों चीजें समझ लो कि एक ही तरह की हैं, बस कंपाउंड में हमारे पास जब एटम्स या एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्डिंग, जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनको उनका कंबाइन होने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब ये नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स हैं हमारे, उसमें आगे पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। But for now, you have to remember that if two or more than two different elements they chemically combine together, they form a compound. ठीक है, और मॉलिक्यूल में there is no limitation के more than two different elements हो या दो different elements हो, सेम एलिमेंट्स के दो एटम मिलके भी आपस में मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है O2, इसमें दोनों ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम है ना, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का एक अलग ही एटम है, तो ये तो ऑक्सीजन एटम है, लेकिन जब ऑक्सीजन के दो एटम्स एक साथ मिल जाएंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नॉट अ एटम बट मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ऑक्सीजन किसी और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हुआ हुआ होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CaCH फॉर कैल्शियम, C इज फॉर कार्बन एंड O3, तो इसको फिर हम कहते हैं दिस इज कंपाउंड। तो ये थोड़ा सा ना अभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड ही रहेंगी कि भाई असल डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है कंपाउंड और मॉलिक्यूल में। जैसे अभी आगे केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो ये चीजें और आपकी सॉर्ट आउट होती जाएंगी, एकदम से ये नहीं होंगी चीजें, लेकिन कुछ ना कुछ माइंड में जरूर रखना है इनके बारे में। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। हमने फर्स्ट चैप्टर में आइंस के बारे में पढ़ा था, जो हमारे ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, जैसे कि लिथियम है और फिर उसके नीचे सोडियम होता है और फिर पोटेशियम होता है। तो इनके प्रोटॉन नंबर, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,1, सोडियम इज 2,8,1, पोटेशियम इज 2,8,8,1। So in order to get stable, lithium atom loses one electron. Remember, ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं they lose one electron, उन पे +1 चार्ज आ जाता है फिर, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगी 2, बस 2 ही हो जाएगी। सोडियम आयन की हो जाएगी 2,8 when it loses one electron। इसी तरह पोटेशियम बन जाएगा पोटेशियम +1 आयन और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,8। याद आ गया यहाँ तक? जी सर। जी सर। इसी तरह अपना क्या नाम है बाकी लोग, हिबा, आयशा, समामा, बेटा रिस्पॉन्ड करो क्लास में, कुछ सवाल पूछो। जी सर। चलें आगे बढ़ें। अच्छा जी, इसी तरह जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स थे
उनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, प्रोटॉन नंबर वाज 12, electronic configuration was 2,8,2. Magnesium atom loses 2 electron, it forms +2 charge और electronic configuration 2,8 हो जाती है उसकी। इसी तरह कैल्शियम, its proton number was 20, its electronic configuration was 2,8,8,2. Calcium loses 2 electron to form calcium 2 positive ion, its electronic configuration becomes 2,8,8. Similarly, group 3 के जो एलिमेंट्स से दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन, उन पे +3 चार्ज आता है, ग्रुप 2 पे +2 चार्ज आता है और ग्रुप 1 पे +1 चार्ज आता है। ये इनकी वैलेंसीज थी जो मैंने प्रोडक्ट टेबल के ऊपर भी लिखवाई थी। अगर आपने उस वक्त नहीं लिखी थी तो दोबारा से लिख लो, मैं प्रोडक्ट टेबल आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों के पास बुक्स में या अगर आपने प्रिंट आउट निकाले हैं सॉफ्ट कॉपीज का तो उसमें ये जरूर लिख लेना, या फिलहाल मैं अभी लिखूँ अपने पास हेडिंग डाल के, ग्रुप 1 के element they form +1 charge because they lose 1 electron, group 2 के element they form +2 charge, group 3 के element they form +3 charge। अच्छा, ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स है ना, जब वो आयन बनाते हैं तो दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म -3 चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट नाइट्रोजन गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, उसको 8 करने हैं, 5 में वो कितने गेन करेगा कि 8 हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन and its electronic configuration becomes 2,8. इसको हम कहते हैं complete octet, outer shell में 8 electrons हो गए। While gaining 3 electrons, it gets a charge of -3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिए। तो जितने भी ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं, they always form -3 चार्ज। नाइट्रोजन बन जाएगा N3 नेगेटिव नाइट्राइड एंड फास्फोरस बन जाएगा फॉस्फाइड आयन। आई होप ये चीजें याद है। जैसे ग्रुप 5 में नाइट्रोजन है 2,5 था, जब ये गेन करता है ये नाइट्रोजन, इसको क्या नाम दिया था? इट इज नाइट्रोजन एटम बिफोर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास प्रोटॉन +7 है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 7 है, बट उसका चार्ज माइनस होता है, तो इसका नेट चार्ज क्या बन रहा था? +7 - 7 was 0. This was nitrogen atom. However, in order to get stable, nitrogen gains 3 electron in its outermost shell. जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके प्रोटॉन तो 7 ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 गेन कर रहे हैं तो 10 हो जाते हैं, तो -10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और नेट चार्ज क्या बन जाएगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर? +7 - 10, इट बिकम्स -3। अभी जो नेट चार्ज आ गया इस पर -3, तो फिर इसको हम नाइट्रोजन एटम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ये बन गया आयन। और जब ये आयन बन जाता है तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन आयन कहने के बजाय हम ना इसके आखिर में IDE लगा देते हैं, तो दिस इज नोन एज नाइट्राइड आयन। अच्छा, जो नेगेटिव आयन होता है उनको हम एनाइन कहते हैं, रिमेंबर एनाइन। लेकिन जो कैटाइन बनते हैं, जैसे सोडियम को हमने सोडियम आयन बनाया था, तो उसका नाम चेंज नहीं होता है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2,8,1। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज वो ग्रुप 1 का, इसका आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम एटम बना लेता है सोडियम आयन। तो उसको उसका स्पेलिंग चेंज नहीं होती, सोडियम है ना तो वो सोडियम ही रहता है, बस इसके साथ आयन लिख देते हैं। लेकिन जब नेगेटिव आयन बनता है ना, एनाइन जब बनता है, तो उसमें हम स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं। फिर नाइट्रोजन एटम को नाइट्रोजन आयन नहीं कहते, नाइट्राइड आयन कहते हैं। अब आप ये स्पेलिंग आप कैसे बनाओगे ये मैं आपको याद करवा देता हूँ। जितने भी आपके पास आते हैं एनाइन, मैं सारे आपको याद करा देता हूँ जो आते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि मैं आखिर में लेट से 3 लेटर हटा के OGEN हटा के IDE लगा रहा हूँ उसमें, बाकी सब में भी ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं। जैसे ग्रुप 5 में एक और एलिमेंट है जो आपको याद होना चाहिए। देखो, ग्रुप 5 में जो नाइट्रोजन है, ये जब आयन बनाएगा तो डेट वुड बी कॉल्ड एज नाइट्राइड आयन। इसकी स्पेलिंग होगी NITRIDE और उस पे चार्ज आएगा -3। सिमिलरली ग्रुप 5 में एक और एलिमेंट है जो आपको याद करना है, दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल फॉर्म फॉस्फाइड आयन।
फास्फोरस का सिंबल होता है P, जब वो फास्फोरस आइन बनाएगा इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज इन ग्रुप 5, तो इसको हम कहेंगे फॉस्फाइड आइन। सही है? आयशा, हिबा, समामा, समझ आ रही है बात? या जी। समामा, आयशा, ओके। अच्छा जी, अच्छा जो ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, ग्रुप 6 के एलिमेंट क्या चार्ज बनाते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दे गेन? दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन, -2 चार्ज बनाते हैं, क्योंकि इनके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे हैव टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन एटम जो आयन बनाता है उसको हम कहते हैं ऑक्साइड आयन, ठीक है? और इस पे चार्ज क्या आ जाता है? 2 नेगेटिव का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाती है। इसी तरह ग्रुप 6 में एक और एलिमेंट है जो आपको याद करना होगा, डेट इज सल्फर। सल्फर का सिंबल होता है S, इसके बाद 16 प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6, क्योंकि ग्रुप 6 का इसके भी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब ये आयन बनाता है तो इसके भी आखिर में IDE आ जाता है, इसको हम कहते हैं सल्फाइड आयन, एंड इट फॉर्म्स S2 नेगेटिव विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। नाम याद हो जाएंगे, ऑक्सीजन बना ऑक्साइड आयन, सल्फर बना सल्फाइड आयन, नाइट्रोजन बना नाइट्राइड आयन, फास्फोरस बना फॉस्फाइड आयन। सिमिलरली ग्रुप 7 में हमारे पास सबसे पहला एटम होता है फ्लोरीन, FLUORINE, फ्लोरीन एटम, ठीक है, विद द सिंबल F। इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो आयन बनता है उसका नाम होता है फ्लोराइड आयन, उस पर चार्ज आ जाता है -1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,7, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स 2,8। इसके नीचे ही ग्रुप 7 में होता है क्लोरीन एटम। क्लोरीन जब आयन बनाता है -1 वाला तो उसका नाम होता है क्लोराइड आयन। क्लोरीन एटम फॉर्म्स Cl-1। क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर होता है 17, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7। व्हेन इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन तो इट बिकम्स 2,8,8। अच्छा, इसके नीचे होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जब आयन बनाता है तो उसको हम कहते हैं ब्रोमाइड आयन। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी नहीं बना रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन नंबर ग्रेटर देन 20 है, उसका आयन जो बनता है Br नेगेटिव आयन, क्योंकि ग्रुप 7 का है इसलिए -1 चार्ज बनाएगा। इसी तरह ब्रोमीन के नीचे होता है आयोडीन। आयोडीन जब आयन बनाता है तो उसको हम कहते हैं आयोडाइड, I-1। सही है, बस ये सारे आपको याद करना है। ग्रुप 8 के तो आपको पता है आयंस नहीं बनाते ना, ग्रुप 8 जो होता है वो तो ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है, तो वो तो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, दे डू नॉट फॉर्म आयंस। इसी तरह प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन अच्छा लगता है व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जब प्लस आयन बनाते हैं ना तो उसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, जैसे मेटल में भी सोडियम आयन नाम रख दिया था बस, सोडियम। लेकिन जब वो नेगेटिव चार्ज बनाते हैं ना तो इसके आखिर में IDE आता है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। अब ये सारा जल्दी से लिख लो, ये हैंडआउट में नहीं मिलेगा। जल्दी से अयान, जल्दी जल्दी लिखते जाओ और बताते जाओ, एंड चैट में लिख दो डन, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
डन सर। आयशा, हिबा, सर एक समामा। सेकंड, सर एक सेकंड, एक Sir, सेकंड, like 2 minutes. डन सर। एक सेकंड सर। जी जी मैं वेट कर रहा हूँ, लिखो। आयशा, हिबा, समामा। हो गया सर, हो गया। Sir, हो गया. डन, सबका हो गया। ओके। अच्छा, हमने देखो कितने ग्रुप्स की बात कर ली। ग्रुप 1 की बात कर ली, ग्रुप 2 के चार्ज की बात कर ली, ग्रुप 3 क्या चार्ज बनाते हैं वो बात कर ली, ग्रुप 5 बनाते हैं -3, ग्रुप 6 बनाते हैं -2, ग्रुप 7 -1। ग्रुप 8 का हमने देखा कि उस पर कोई चार्ज आता ही नहीं, क्योंकि वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं। ग्रुप 4 को भी हम डिस्कस कर ही नहीं रहे, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आइंस। ठीक है, इसके बारे में अभी याद रखना, ये डू नॉट फॉर्म आइंस। कौन कौन से एलिमेंट ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के हमने देख लिए ना, तो ये सारे कवर हो गए। अब चाहे वो ग्रुप 1 का लिथियम हो, चाहे वो फ्रेंशियम हो, लास्ट वाला, दोनों ने +1 ही चार्ज बनाना है। लिथियम बनाएगा +1, और आखिर वाला जो फ्रेंशियम है वो भी +1 बनाएगा, जो सीजियम है वो भी +1 बनाएगा। तो जो सीजियम एटम है वो जब आयन बनाएगा तो उसको सीजियम आयन कहेंगे। रुबिडियम एटम है, जब वो आयन बनाएगा तो उसको रुबिडियम आयन कहेंगे। पोटेशियम एटम जब आयन बनाएगा तो +1 बनाएगा, उसको पोटेशियम आयन कहेंगे। सोडियम एटम जब आयन बनाएगा तो +1 बनाएगा, सोडियम आयन कहेंगे। सिमिलरली जो हमारे ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट जब आयन बनाएंगे तो वो +2 का चार्ज आएगा उनको। जैसे बेरिलियम है तो वो Be2 पॉजिटिव होगा, मैग्नीशियम जो है वो Mg2 पॉजिटिव होगा और मैग्नीशियम आयन कहलाएगा। सिमिलरली ग्रुप 3 में जैसे एल्यूमिनियम है तो Al3 पॉजिटिव, बोरॉन है तो B3 पॉजिटिव, गैलियम है तो Ga3 पॉजिटिव, और ये आयन एल्यूमिनियम आयन, गैलियम आयन ऐसे ही कहलाएंगे। ग्रुप 7 में नाइट्रोजन एटम जब आयन बनाएगा तो वो N3 नेगेटिव होगा, नाइट्राइड आयन, और उसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। इसी तरह फास्फोरस का नाम हो जाएगा फॉस्फाइड आयन। ऐसा ही है ना। अच्छा, उसके नीचे वाले जो है ना, उसके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का जब आयन बनता है ना उसके नाम आने चाहिए। सिमिलरली ग्रुप 6 में हमें पता है कि ऑक्सीजन आयन बनाएगा O2 नेगेटिव, उसको हम कहेंगे ऑक्साइड आयन। इसी तरह सल्फर आयन बनाएगा H2 नेगेटिव, और उसको हम कहेंगे सल्फाइड आयन। और उसके नीचे वाले जो है वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है ग्रुप 6 में। ग्रुप 7 में जो एलिमेंट्स हैं वो -1 का चार्ज बनाएंगे। फ्लोरीन बनाएगा फ्लोराइड आयन, F-1। क्लोरीन बनाएगा क्लोराइड आयन, Cl-1। ब्रोमीन बनाएगा ब्रोमाइड आयन, by gaining 1 electron, Br-1। आयोडीन बनाएगा आयोडाइड आयन, by gaining 1 electron, -1। ठीक है, एस्टेटीन बनाएगा एस्टेटाइड आयन। अच्छा, ये सारे ग्रुप 7 के लिए सारे याद रखना है, At-1। ग्रुप 8 जो है वो आयन्स नहीं बनाते, बिकॉज दे नीदर लूज इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ग्रुप 4 का भी यही कहानी है, ग्रुप 4 दे डू नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब क्या रह गया है, अब हमारे पास ये वाला एलिमेंट्स रह गया ना जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में। व्हाट अबाउट दीस, इनके चार्ज की तो बात नहीं हुई, इनके जो एलिमेंट्स हैं ये क्या चार्ज बनाएंगे। देखो, ये जो एलिमेंट्स है ना इनका एक स्पेशल नाम भी है,
इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन ये चार्ज क्या बनाते हैं? बेसिकली ये जो है ना, दे फॉर्म वेरिएबल चार्जेस। ये जो चार्ज होता है ना, इसका एक और नाम होता है, देखो इसका नाम चार्ज, चार्ज को नाम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज आल्सो नोन एज वैलेंसी। ठीक है, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में छोटा सा डिफरेंस है जो कि आगे जाके समझ आएगा हमें छठे चैप्टर में। But still these charges right now you can call charge या valency या oxidation state। अभी आपके लिए सब तीनों चीजों का एक ही मतलब है। अभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ये पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, लेकिन कौन सा पॉजिटिव 1 बनाएगा, कौन सा पॉजिटिव 2 बनाएगा, कौन सा पॉजिटिव 3 बनाएगा, ये जो है इसमें हम आपको नहीं बता सकते अभी। देखो आयरन है, जैसे आयरन की बात करें ना, तो आयरन जो है ना वो कभी कभार 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Fe2 पॉजिटिव भी बना लेता है, कभी कभार 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है और Fe3 पॉजिटिव भी बना लेता है, तो इनका फिक्स नहीं होता। देखो आयरन अगर 2 पॉजिटिव बना रहा है तो उसको तो असूलन ग्रुप 2 में रखना चाहिए था, लेकिन ये कभी कभार कुछ कंपाउंड्स में 3 पॉजिटिव भी बना रहा होता है, तो फिर आप कहोगे कि इसको ग्रुप 3 में रखो। तो हमने इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमने बोला ना तो ग्रुप 2 में रखेंगे ना 3 में रखेंगे, अलग से ही निकाल के रख देते हैं बाहर। इसको तंग कर रहा है ना, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये सारे बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव 2 बनाएंगे, पॉजिटिव 1 या पॉजिटिव 3, वो इनके डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं। जैसे कॉपर है, अब कॉपर +1 भी बनाता है, Cu+1 भी होता है और Cu+2 भी होता है। अब यही मसला था कि इसको ग्रुप 1 में रखें या 2 में रखें, तो हमने कहा कि निकाल के अलग रखें। तो ये जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स है ना, ये थोड़ा सा ना डिफरेंटली बिहेव करते हैं, इनकी हरकतें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इसलिए इनको ना अलग से रखा हुआ है। और सबसे बड़ी हरकत जिस वजह से इनको किसी ग्रुप में शामिल नहीं किया है, उनका रीजन यही है कि ये दे फॉर्म वेरिएबल चार्जेस या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक से ज्यादा चार्ज बनाने के काबिल हैं ये लोग। अब आयरन 2 पॉजिटिव भी बना रहा है, 3 पॉजिटिव भी बना रहा है, अब हम इसको ग्रुप 2 में रखें या 3 में रखें? हमने बोला निकाल के अलग ही रख दो, ना 2 में रखो ना 3 में रखो, ताकि लड़ाई ना हो। तो इनके चार्जेस आप याद नहीं कर सकते। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कैल्शियम आयन है, उसका चार्ज क्या होगा, आपने देखा कैल्शियम ग्रुप 2 में, तो आपने बोला उसका चार्ज +2 होगा, उसका सिंबल Ca है और उसका चार्ज 2 पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एल्यूमिनियम आयन का चार्ज क्या होगा, आपने एल्यूमिनियम ढूंढा, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में, आपने बोला इसका सिंबल Al है और क्योंकि ये ग्रुप 3 में तो चार्ज +3 होगा और इसका नाम एल्यूमिनियम आयन हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि बताओ सल्फाइड आयन का चार्ज क्या होगा, आपने बोला सल्फाइड तो सल्फर से आता है, सल्फर ग्रुप 6 में, और ग्रुप 6 पे चार्ज आता है -2, तो सल्फाइड आयन हो जाएगा -2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ना कि बताओ आयरन का क्या, आयरन जो आयन बनेगा उसका क्या चार्ज होगा, आप नहीं बता सकते। मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं आयरन 2 पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ या आयरन 3 पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आयरन 2 पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये यूं लिख के दूंगा आयरन 2। अगर मैं रोमन में 2 लिख के दूंगा, अगर मैंने आपको यूं लिखा हुआ है आयरन 3, तो इट मींस कि मैं आयरन 3 पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो मैं आयरन 2 लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि ये Fe इसका सिंबल है और ये 2 पॉजिटिव इसका चार्ज होगा। और जब मैं आयरन 3 लिखूंगा तो आप बोलोगे कि Fe इसका सिंबल है और 3 पॉजिटिव इसका चार्ज होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कॉपर 1 है या कॉपर 2 है, तो कॉपर का चार्ज होता है +1 और कॉपर 2 का चार्ज होता है +2। अच्छा मैं कभी कभार ना साइन जो है ना, जैसे +1 लिखा है तो उसको हम 1+ भी लिख सकते हैं। असल तरीका तो यही है कि नंबर के बाद साइन लिखते हैं, जैसे कॉपर +2 मैं यूं लिख रहा हूँ कभी कभार, लेकिन असल तरीका ये है कि पहले नंबर लिखो 2 और फिर चार्ज लिखो। लेकिन अगर आप कभी जल्दी में ऐसे लिख भी देते हो ना तो ये एक्सेप्टेबल है। कुछ बुक्स में प्लस पहले लिखा हुआ होता है, कुछ बुक्स में नंबर पहले लिखा होता है फिर साइन लिखते हैं, तो दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन ज्यादातर बुक्स में ये दूसरा वाला तरीका फॉलो होता है, तो आप भी ट्राई करो। मेरी तो आदत खराब हुई है, मैं अक्सर जो है ना साइन पहले लिख देता हूँ, नंबर बाद में लिखता हूँ। आप ट्राई करो, क्योंकि आप फ्रेश पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो आप नंबर पहले लिखो साइन बाद में लिखो, कोशिश ये करो।
समझ आई बात यहाँ तक? जी सर। कोई सवाल? कोई सवाल? अयान, आयशा, हिबा, अब्दुल्ला, No, sir, शुएब? no. नहीं सर। नो ठीक सर। है, अब नेक्स्ट ये मैं हैंडआउट आपको सेंड कर रहा हूँ, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स का। इस अब वेंसडे को जो हमारी क्लास है ना, आप बस एक चाहो तो एक रीडिंग कर लेना इसकी पेज 8 तक, बस दैट्स इट। उसके अलावा फिलहाल वेंसडे तक तो कोई होमवर्क नहीं। उसके बाद जो है ना, थोड़ा सा अब देखो मुश्किल काम स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का, तो ट्राई करो एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी रिवाइज करना, और ये जो हमारा हैंडआउट है पेज 8 तक, इसको भी रिवाइज करना, ठीक है? ओके, चलो जी अब जा सर। सकते हो। सर अल्लाह सर एक हाफिज। सर बात थी सर।